ममता के करीबी शमीम अहमद के काले साम्राज्य का ऐसा खुलासा हुआ कि बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। सोने के बेड, आलीशान ठिकाने, लग्जरी सामान, अकूत संपत्ति ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सयानी घोष कहती हैं कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया है। वाह राजनीति, वाह, कितने ज्ञानी लोग हैं। जब जनता जवाब देती है तो सत्ता का घमंड भी मिनटों में टूट जाता है। दर्शकों, जब राजनीति धर्म और तुष्टीकरण के सहारे चलेगी तो जनता भी लोकतंत्र के जरिए सबक सिखाने का काम कर देती है। और याद रखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। गलत करेगा तो बैंड बजेगा। सुन लो, अब बुलडोजर भी दौड़ेगा, अवैध साम्राज्य भी टूटेंगे और कानून से भागने वाले बड़े बड़े चेहरे भी सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी, सिस्टम को चुनौती दोगे तो लाठी बजेगी और जेल के दरवाजे भी खुलेंगे। दर्शकों, नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, सोने का बेड, कुएं जैसे लग्जरी बाथरूम, सीक्रेट तहखाने, आलीशान महल और करोड़ों का काला साम्राज्य, ममता के नेताओं का खुलासा। जब छापा मारने पहुंची टीम ने यह सब देखा तो खुद अधिकारी भी दंग रह गए। शायद आप इन तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके का ममता का साम्राज्य लगातार सुर्खियों में आ रहा है। ममता के जो नजदीकी रिश्तेदार, नजदीकी उनके वफादार, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। किसी के घर में महल मिल रहा है तो कोई जमीनों से जुड़ा हुआ बड़ा अवैध कारोबार करके धन कमा चुका है। यानी पहली नजर में यह किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन नहीं, ये पश्चिम बंगाल की वो हकीकत है जिसने अब पूरे देश को चौंका दिया है। सरकार बदलते ही बंगाल में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे राज बाहर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लोग सालों तक सत्ता की ताकत के दम पर खुद को अजय समझने लगे थे, अब उन्हीं के ठिकानों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। काले साम्राज्य की पतें खुल रही हैं। कई बड़े नाम एजेंसियों के सामने निशाने पर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की आंच अब सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाले चेहरों तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में डीसीपी शांतनु सिन्हा, विश्वास, दिलीप मंडल और टीएमसी नेता शमीम अहमद जैसे नामों पर जांच और कार्रवाई की खबरों ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दर्शकों, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बंगाल में इतने सालों तक पर्दे के पीछे क्या चलता रहा? कैसे बनते गए ये काले साम्राज्य? और क्यों अब लगातार कार्रवाई होते ही कई बड़े चेहरों की सांसें अटकी हुई हैं? पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर आपको दिखाते हैं कि बंगाल के उस लग्जरी और काले नेटवर्क की पूरी कहानी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दर्शकों, जरा इन चेहरों को ध्यान से देखिएगा। ये वही नेताजी हैं जिन्हें कभी टीएमसी का बड़ा और बेहद प्रभावशाली चेहरा बताया जाता था। जनता के बीच लोकप्रियता, सत्ता का रुतबा और बड़े बड़े दावे, सब कुछ इनके पास था। लेकिन अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे बंगाल को हैरान कर दिया है। आरोप है कि चुनाव के दौरान हिंसा, बमबाजी और दबाव की राजनीति का खेल खेला गया। और जब जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की तो छापेमारी में जो नज़ारे सामने आए हैं उन्हें देखकर पुलिस की टीम भी दंग रह गई। कहीं सोने के बेड, कहीं सोने के बर्तन, कहीं आलीशान तहखाने, चारों तरफ जगमगाता हुआ एक बड़ा तहखाना। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी नेता का घर नहीं, बल्कि काले साम्राज्य का खजाना खुल गया हो, या कोई हम फिल्मी सीन देख रहे हो। इस तरह के वीडियो, फोटोज जमकर अब सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे हैं।
दर्शकों, कहा जाता है कि सत्ता जब ज्यादा लंबी चलती है तो कुछ लोगों को लगता है कि कानून उनसे ऊपर है, लेकिन अब बंगाल में ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा सरकार आने के बाद लगातार उन चेहरों पर कार्रवाई की बात हो रही है जिन पर सवालों से सत्ता की छतरी होने के आरोप लग रहे थे। जो लोग जनता की मेहनत की कमाई पर ऐश कर रहे थे, अब उन्हीं के ठिकानों पर जांच एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। हार के बाद भी कुछ नेता अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता का मूड बदल चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं, 2029 में सबक सिखाएंगे। उधर शुभेंदु अधिकारी भी अब पूरी ताकत और आक्रामक तेवर के साथ पश्चिमी बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। भगवा पहनकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि बंगाल में अब राजनीति की दिशा बदलने वाली है। कहा जा रहा है कि उन्होंने यूपी मॉडल और सख्त प्रशासनिक नीति पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पट्टा पहराकर आशीर्वाद दे दिया था। उसके भी वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब जरा सुनिए टीएमसी सांसद सयानी घोष का बयान। वो कहती हैं कि ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से आकर कहा कि हम हारे नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया है, वोट चोरी करके हराया गया है, वोट लूट कर उन्हें हराया गया है। यानी साफ है कि हार के बाद पूरा कुनवा बेचैन दिखाई दे रहा है। कोर्ट से लेकर सड़कों तक हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप हारो तो ईवीएम का रोना रो, अगर बीजेपी हार जाए तो ईवीएम नहीं। भाई, कभी तो ईवीएम पर भरोसा करो, कभी तो एक बार सोचो कि जनता क्या चाहती है, जनता का क्या दर्द है। दर्शकों, हालात ऐसे हैं कि कल खुद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काला कोट पहनकर कोर्ट रूम पहुंच गई और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बचाव की दलीलें कोर्ट में देती हुई नजर आईं। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में सचमुच में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? क्या वर्षों से दबे राज अब बाहर आने वाले हैं? क्या कानून का शिकंजा अब उन चेहरों तक पहुंच चुका है जिन्हें कभी अछूत माना जाता था? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे बंगाल की राजनीति, छापेमारी और काले साम्राज्य की वो परतें जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शमीम अहमद के घर पर छापा मारा। बाहर से साधारण दिखने वाला इस घर के अंदर ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड तहखाने मिले जिसे देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। गुप्त दरवाजा, नीचे जाती सीढ़ियां, आलीशान कमरे, महंगे फर्नीचर, ब्रांडेड सामान, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, शाही ठाट। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी नेता का घर नहीं बल्कि काले साम्राज्य की सीक्रेट कमाई और अड्डा हो। सबसे ज्यादा चर्चा उस गोल्डन बेड की है और कुएं जैसी डिजाइन वाली लग्जरी बाथटब की हो रही है, जिन्होंने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि चुनावी हिंसा और बमबाजी मामले में केस दर्ज होने के बाद से शमीम अहमद फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में पहुंची थी, लेकिन वहां जो मिला उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक स्थानीय नेता के पास इतनी दौलत कहां से आई? कैसे जनता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग शाही जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आम आदमी आज भी महंगाई, बेरोजगारी, भूख, ये तमाम सारी परेशानियों से लड़ रहा है। एक तरफ गरीब आदमी दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ नेता सोने के बेड पर, सोने के बर्तनों में मौज मार रहे हैं खाना खाकर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ छापामारी और गिरफ्तारी काफ़ी है, या फिर ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ इतना कड़ा कानून बनना चाहिए कि दोबारा कोई जनता की मेहनत की कमाई लूटने की हिम्मत न करे। क्योंकि अक्सर होता यही है कि कुछ दिन शोर मचता है, गिरफ्तारी होती है और बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं और आरोपी बाहर आ जाता है। लेकिन उस जनता का दर्द कौन समझेगा जिसने अपनी आंखों के सामने सिस्टम को बिकते देखा है, लोगों को तिल तिल कर टूटते हुए देखा है और अपने सपनों को बर्बाद होते हुए देखा है। दर्शकों, भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाना अब सिर्फ सरकार का नहीं, जनता का भी कर्तव्य बन चुका है।
दरअसल आइए आपको बताते हैं बंगाल की दूसरी बड़ी हकीकत, एक ऐसा नाम जिसने पूरे पुलिस सिस्टम और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर रहे शांतनु सिन्हा विश्वास को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कभी सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाले इस अफसर पर अब गंभीर आरोप और पहाड़ टूट पड़ा है। धीरे धीरे अब हर चेहरे का हिसाब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खुद को सिस्टम से ऊपर समझते थे अब वही जांच एजेंसियों के घेरे में खड़े नजर आ रहे हैं। ईडी के मुताबिक मामला सिर्फ एक अफसर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कथित सिंडिकेट नेटवर्क, जमीन कब्जा, अवैध कब्जा, वसूली, करोड़ों के काले खेल से जुड़ा हुआ नेटवर्क बताया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए बिल्डरों पर दबाव बनाया जाता था, जमीनों पर कब्जा कराए जाते थे और अवैध कारोबार से मोटी कमाई की जाती थी। इस पूरे मामले में सोना पप्पू नाम के फरार आरोपी और कारोबारी जेएस कमदार का भी नाम सामने आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने शांतनु सिन्हा विश्वास को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे लगातार समन टालते रहे। एजेंसियों की जांच में सहयोग नहीं मिला और करोड़ों के लेन देन व संपत्ति को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद ईडी ने शिकंजा कसा, उनके ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई हुई, लुकआउट सर्किल जारी किया गया ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें। आखिर गिरफ्तारी हो ही गई। अब जांच एजेंसियां जिन बिंदुओं की पड़ताल कर रही हैं उनमें जमीन कब्जा, सिंडिकेट, उगाही, अवैध रियल एस्टेट नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध रेत खनन और आपराधिक गिरोह से कथित संबंध शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में सालों से सत्ता, सिंडिकेट और सिस्टम का कोई ऐसा गठजोड़ चल रहा था जिसकी परतें अब खुल रही हैं? और क्या आने वाले दिनों में ऐसे और बड़े कानून के शिकंजे दिखाई देंगे आपको? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में अब कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि अब बड़े अफसर और ताकतवर चेहरों तक जांच की आंच पहुंच रही है। अब बात उस चेहरे की जिसका नाम इन दिनों बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, टीएमसी नेता दिलीप मंडल। यानी दक्षिणी बंगाल में खुद को बड़ा ताकतवर नेता बताने वाले दिलीप मंडल के ठिकानों पर पुलिस और ईडी की छापेमार कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाइलान स्थित उनके आलीशान घरों में जब जांच एजेंसी पहुंची तो वहां का नज़ारा देखने लायक था। हर कोई हैरान था। विदेशी गाड़ियां, लग्जरी सुविधाएं, स्विमिंग पूल, सजावटी पार्क और करोड़ों की संपत्ति ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह सिर्फ एक नेता की संपत्ति नहीं, बल्कि बंगाल में सालों से चले आ रहे कथित सिंडिकेट राज की एक झलक है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई उस विवादित भाषण के बाद और तेज हुई जिससे विजय जुलूस के दौरान राजनीतिक विरोधियों की कथित तौर पर धमकी भरे बयान दिए गए, जनता को उकसाने का काम किया गया। इसके बाद कई शिकायतें दर्ज हुई और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया। उन पर क्या आरोप लगे ये मैं आपको बताता हूं। आरोप नंबर 1, कथित राजनीतिक धमकी, स्थानीय सिंडिकेट नेटवर्क से करीबी, संपत्ति और धन को लेकर सवाल, राजनीति का प्रभाव बड़े रूप से इस्तेमाल किया गया। यानी दिलीप मंडल की छवि कैसी रही? टीएमसी समर्थक उन्हें जमीनी नेता और संगठन मजबूत करने वाला चेहरा बताते हैं, वही विपक्ष लंबे समय से उन पर दक्षिणी बंगाल में स्थानीय दबदबा, राजनीति बनाने वाला व्यक्ति बताते हैं और कथित सिंडिकेट कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहता है। लेकिन कुछ नेताओं की भाषा और तेवर अब भी बदलते हुए नजर नहीं आ रहे दर्शकों। टीएमसी सांसद श्रेयानी घोष ने पार्टी की इंटरनल मीटिंग के बाद बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि ममता बनर्जी फाइटर है, शेरनी है और पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये जनमत नहीं है बल्कि वोट चोरी का नतीजा है। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता नहीं चाहती थी कि ममता सरकार जाए और जो हुआ वो दिन दहाड़े वोट लूट जैसा है। यानी श्रेयानी घोष ने यह भी कह दिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के हित में हर स्तर पर संघर्ष करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी लोगों को सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस को दे दिए हैं। लेकिन दर्शकों, अब इस पर सोशल मीडिया यूजर की बाढ़ आ गई है। लोग लिखना शुरू कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा था रे टीएमसी के गुंडे दिलीप मंडल कि अब की बार सरकार बनने पर बीजेपी वालों तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। अब अपने एक एक कर्म का हिसाब दे। टीएमसी नेता दिलीप मंडल के घर पर पुलिस और ईडी की
छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। दर्शकों, वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर अभिषेक ने लिखा कि अब बोल रहे गुंडे कौन किसको दूध याद दिलाएगा। टीएमसी के सारे टॉप गुंडे अब थर-थर कांप रहे हैं। जितना मुंह फाड़ा था उतना ही हिसाब बनेगा। दीदी और उसके चमचों का हिसाब पूरा हो रहा है। दर्शकों, वहीं डीके पेट्रोइट्स लिखते हैं कि बंगाल को बाबाजी का आशीर्वाद मिल गया है। जल्द ही अब यूपी की तरह पर चुस्त दुरुस्त होगा। दर्शकों, अब देखना यह होगा कि बंगाल की राजनीति आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकती है, क्योंकि एक तरफ लगातार छापेमार कार्रवाई, गिरफ्तारियां और काले साम्राज्य के खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब कुछ नेता इसे साजिश और वोट चोरी बताने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, कौन सत्ता में रहकर शाही जिंदगी जी रहा है, कौन गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहा है और कौन कानून को अपनी जेब में रखने का सपना देख रहा है। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कि अब हिसाब होगा, तो कोई लिख रहा है कि बंगाल बदल रहा है। सवाल सिर्फ एक नेता, एक पार्टी और एक छापेमारी का नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जहां सालों तक आम आदमी डरता रहा और ताकतवर लोग कानून से खेलते रहे। लेकिन दर्शकों, अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अब बड़े नामों पर कार्रवाई हो रही है। अब कुर्सी नहीं, कानून की बात हो रही है। और शायद पहली बार बंगाल में लोगों को लग रहा है कि सिस्टम जवाब मांग रहा है। दर्शकों, लोकतंत्र के इस पर्व में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जब जनता जागती है तो बड़े बड़े किले भी हिल जाते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में सच में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? क्या भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज पर अब बड़ा प्रहार हो रहा है? और क्या कानून का डंडा अब हर ताकतवर चेहरे तक पहुंचेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर नागरिक तक पहुंच सके। और राष्ट्र, राजनीति और बड़े खुलासों से जुड़े ऐसी ही बेबाक खबरें देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मैं योगेश कांत मिलता हूं आपको अगले वीडियो में अगली नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।